बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, बल्कि मुल्क भर से जो इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं, उसके मुताबिक तो अब पाकिस्तान के अवाम का जीना वो हराम कर दिया गया है और हर घर में एक लावा पक रहा है, हर घर परेशान है। और वो लोग जो कि इस सारे जुल्म और सितम पर खामोश हैं और जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के साथ, जो खिलवाड़ खेला जा रहा है और जो जो खेल रहा है वो और उनके सहूलतकार, वो सब भी इसकी जद में आएंगे और ये मुमकिन नहीं कि कानून कुदरत से वो बच सकें। ये सिचुएशन पूरे मुल्क में इस वक्त फैल चुकी है और आने वाले दिनों में 1 जुलाई से जब नया बजट लागू हो जाएगा, उसके बाद जो एक नई वेव आएगी, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। मामलात जारी हैं, लड़ाई जारी है, जंग जारी है। इमरान खान साहब भी इंतज़ार कर रहे हैं और वो भी अपना तमाम झूठे मुकदमात, बेबुनियाद मुकदमात उसको बर्दाश्त कर रहे हैं और अभी फिल वक्त वो इंतहाई इक़दाम की तरफ नहीं जाना चाहते कि शायद किसी को अकल आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को अकल आएगी। मामलात ये हैं कि पंजाब भर में, यानी कि कल ईद है और पंजाब भर में पकड़ धकड़ पहले दर्जे का क्रैकडाउन शुरू है, गिरफ्तारियां शुरू हैं, छापे मारे जा रहे हैं और एक लाकानूनियत का, फिस्तायत का, आमरीत का दौर दौरा है, बाजार गर्म है। सिचुएशन ये है कि कल एहतजाज किया गया, परसों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में, पंजाब में हल्के फुल्के अंदाज में एहतजाज किया, जल्द से जुलूस, छोटे छोटे जुलूस निकाले और नारेबाजी की। उसके नतीजे में दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए हैं, दहशत गर्दी के मुकदमात, और वो भी जमहूरी हक इस्तेमाल करने पे इस्लामाबाद। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अदालतें इसको नहीं मान रही। जो हौसला अफजा बात है, अदालतें अब इसको नहीं मानती। हमारा अदालती निज़ाम मज़ाहमत कर रहा है, बल्कि वो मजलूमों के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। कुछ खबरें आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि ईद की छुट्टियों में भी इनको चैन नहीं है और ईद पे भी चैन नहीं है। पीटीआई रहनुमा है इस्लामाबाद से आमिर मुगल, और उन पे भी दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। उनको कल गिरफ्तार कर लिया गया। अली बुखारी साहब और शोएब शहीन साहब बच गए थे और उनकी भी जमानतों का मामला था। तो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में इनकी पेशियां होती हैं और आमिर मुगल साहब का एक मांगा गया जी, रिमांड मांगा गया, जिस्मानी रिमांड, लेकिन जज थे अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, उन्होंने रिमांड नहीं दिया और उन्हें जुडिशल कर दिया और जेल भेज दिया। उम्मीद है कि आज उनकी जमानत हो जाएगी और वो ईद अपनी प्यारों के साथ, अपने बच्चों के साथ कर सकेंगे। जबकि शोएब शहीन साहब और एडवोकेट अली बुखारी जो हैं, उनकी तरफ से भी हुसैन आज़ाद अदालत में पेश हुए और उनकी जमानतें करवाई गई और उनकी जमानतें भी बिल आखिर मंजूर हो गई। उनके खिलाफ भी दहशतगर्दी के मुकदमात थे। शोएब शहीन और अली बुखारी दोनों हाई कोर्ट के वकील हैं और 10-10 हज़ार के मुचलकों के इव्ज़ उनकी जमानतें मंजूर हुई। और जज थे अबुल हसन जुल्करनैन साहब, उनको भी अंदाज़ा हो चुका है और ये 22 जून तक मुलतवी कर दी गई, दरखास्तों की समात मुलतवी हो गई है। लेकिन फ्री कैन को नोटिस हो गया और एक अच्छी खबर कि अब गिरफ्तारियां नहीं हो सकेंगी। दूसरी जानिब जी, काजी साहब जो हैं वो बदस्तूर, काजी साहब सारे मामलात अब काजी साहब की अदालत में पहुंच रहे हैं, क्योंकि काजी साहब जो हैं वो आने वाले दिनों में काफ़ी अहम हो जाएंगे। लेकिन क्या वो अब इस एजेंडे को, लंदन प्लान को आगे बढ़ा पाएंगे? मुझे लगता है कि काजी साहब शायद अब उस हद तक आगे न बढ़ सकें जिस हद तक उनको कहा जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब का सियासी कैरियर ख़त्म करवाने के लिए काजी साहब को लॉलीपॉप दिया जा रहा है एक्सटेंशन का, और उन तक मामला पहुंचाया जा रहा है। और काजी साहब तक जो केस पहुंचा है वो है जनाब, बाकी बहुत सारे केसेस पहले भी पहुंच चुके हैं, लेकिन एक और केस उन तक पहुंचा दिया गया है। वो लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 दफ़ा वो केस डिसमिस हो चुका है। अब अपील फाइल की गई है इमरान खान साहब की मुबैना तौर पे जो बेटी का मामला है उसके बारे में। ये पटिशन है, उसको अब साजिद नामी शख्स हैं, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको चैलेंज किया है और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है और इमरान खान साहब को फरीक बनाया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो कहते हैं जी, 21 मई को ये दरख्वास्त खारिज कर दी थी। लिहाजा इमरान खान साहब की नाअहली की दरख्वास्त जो है वो मंजूर की जाए और ये काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के
जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के जिम्मे लगाया गया है। तो देखते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं और उनके साथी जजेस जो हैं वो किस हद तक इस ट्रेल में आने की कोशिश, इस ट्रेल में फंसते हैं, इस शिकंजे में, कि क्या वो ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को बहुत ज्यादा लारे लप्पे लगाए जा रहे हैं। फिर जनाब एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस पे एक शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और तमाम पीटीआई के रहनुमा भी आए हैं, काजी असद कैसर साहब और दीगर रहनुमा, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हमें पुरअमन एहतजाज भी करने नहीं दिया जा रहा, और नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी और उनके भाई और उनके समधी जो कुछ कर रहे हैं, और ये असल मामला ये है कि ये बजट से तवज्जो हटा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये समझना चाहिए कि मामलात असल में ये है कि एक बदतरीन किस्म की महंगाई की लहर आने वाली है। ये जो बजट है आया है और ये बजट मंजूर हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान के घर घर में ये आग पहुंचेगी, ये लावा पहुंचेगा, और जब ये लावा पहुंचेगा तो फिर उस वक्त जो भी कॉल देगा, एहतजाज की कॉल देगा, तो पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बाहर निकलेंगे ईद के बाद। और अगर ये कॉल दी जाती है तो ऐसी सूरत में जाहिर है उससे पहले ही कुछ बंदोबस्त कर रहे हैं इलेक्शन चोर और उनके सहूलतकार सारे के सारे मिले हुए हैं, और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, और सारा मामला जो है अब शिफ्ट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ, क्योंकि हाई कोर्ट्स में अब इनकी दाल नहीं गल रही, ना ही लाहौर हाई कोर्ट में दाल गल रही है, न इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ना ही अब जो है इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जो जज साहिबान हैं पंजाब में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, उनको भी अंदाजा हो गया है कि ये सारे का सारा एक फेक ड्रामा किया गया है, और उसमें अदलिया के कंधे इस्तेमाल करके अदालतों से झूठे मुकदमात पे झूठे सजाएं सुनवा के अपने मामलात हल करने की कोशिश कर रहे हैं ये माफियाज। इसलिए अब अदलिया रजिस्ट कर रही है, और यही वजह है कि अब जो चीज़ें हैं इनके हाथ से निकलती जा रही हैं, और अब ये दहशतगर्दी के मुकदमात आम एहतजाज पे भी दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, लेकिन अदालतें इनको नहीं मान रही, और अदालतें उनको जमानतों में भी रिलीफ दे रही हैं और उनको आज़ाद भी कर रही हैं। एक छोटी सी खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसकी वजह यह है कि असल हकीकत यही है, ये जो कुछ भी पकड़ धकड़ चल रही है, खा मीडिया के खिलाफ है या पॉलिटिशियंस के खिलाफ है, पीटीआई के खिलाफ, इसकी बुनियादी वजह यह है कि तवज्जो उस तरफ नहीं जानी चाहिए। खबरों की जीनत मईशत नहीं बननी चाहिए। जो नाकाम मईशत है, नाकाम मुआशी पॉलिसियां हैं, उनको कोई बेनकाब ना कर पाए, क्योंकि पिछले 27 महीनों में पहले दिन से लेके दौरा चीन तक किसी मुल्क ने इनको 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया, और कर्जे उन्होंने जो दिए उनको ही वो रीशेड्यूल कर रहे हैं, उस पर वो प्रॉफिट ले रहे हैं, और अपनी शराइत के साथ वो रीशेड्यूल कर रहे हैं। मजीद किसी किस्म का कुछ नहीं मिल रहा, और इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है कि कोई आके पाकिस्तान में इन हालात में सरमायाकारी करेगा। जो जुल्म, इस वक्त जुल्म का बाजार गर्म है। सूरत हाल ये है कि बिजली सार्फिन को कैपेसिटी पेमेंट्स के बोझ तले दबने का वक्त वो कहते हैं जी आ चुका है, और आइंदा माली साल में सार्फिन को 2116 अरब रुपया 2116 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा करने होंगे। ये सरकारी अदादोशुमार, सरकारी दस्तावेजात कह रही हैं, और बिजली की कीमत की मद में 1161 रुपए अदा करने हैं, और बिजली की पैदावार का 65% कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा करना होगा, और बिजली की पैदावार का 35% बिजली की पैदावारी लागत की मद में अदा करना होगा, और कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 17 अरब 66 पैसे फी यूनिट, 17 रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 17 रुपए 66 पैसे फी यूनिट जो है वो यूनिट का बोझ पड़ेगा, और बिजली की पैदावार की लागत में 6 रुपए 95 पैसे फी यूनिट अदा करने होंगे। और आइंदा माली साल से सस्ती तरीन दरामदी कोयले से महंगी तरीन बिजली पैदा की जाएगी, और पानी से बिजली की पैदावारी लागत 10 रुपए 40 पैसे फी यूनिट, दरामदी कोयले से 77 रुपए 66 पैसे फी यूनिट, और मुकामी गैस से बिजली की पैदावार 16 रुपए 95 पैसे फी यूनिट का तखमीना है, और जौहरी ईंधन से बिजली की कीमत 20 रुपए 41 पैसे, गन्ने के फोक से 18 रुपए 26 पैसे,
اور درآمدی LNG سے 33 روپیہ 50 پیسے اور سولر سے 37 روپیہ 18 پیسے، 36 روپے 93 پیسے اور فرنس آئل سے 63 روپے 57 پیسے فی یونٹ پیداوار کا تخمینہ ہے بجلی کا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو لاوا ہے یہ کس طریقے سے پھٹے گا جب پاکستان کے عوام جو ہیں وہ عام جو سفید پوش لوگ ہیں، بلکہ متوسط اور درمیانی آمدنی کے لوگ جن کو مڈل کلاس کہتے ہیں، بلکہ اپر مڈل کلاس، وہ بھی اس کی زد میں آئیں گے۔ اور ساتھ ساتھ کتابوں پہ بھی ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے، درسی کتب پہ بھی ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے، یعنی تعلیم سستی کرنے کے بجائے مزید مہنگی ہو رہی ہے۔ اور درسی کتب کون سی ہیں؟ جو ہر بچے نے لینی ہوتی ہیں، جو سرکاری تعلیمی اداروں میں درسی کتب پڑھائی جاتی ہیں ان پہ بھی۔ تو یہ چیز ہے، یہ اس وقت کے حالات و واقعات ہیں۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے جس ساری صورتحال پہ ایک سٹیٹمنٹ بھی ایشو کیا ہے اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جی شدید مذمت کی ہے جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے، اور تحریک انصاف نے گزشتہ روز گرفتار کیے والے تمام قائدین اور کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ملک پر قابض مینڈیٹ چوروں کے دن گنے جا چکے ہیں اور قوم انہیں مزید مہلت دینے کو ہرگز تیار نہیں ہے۔ مینڈیٹ سے محروم حکمرانوں کا واحد مقصد لاٹھی اور بندوق کے ذریعے اپنے عوام کے حوصلے توڑنا اور ملک کو شخصی آمریت کے شکنجے میں جکڑنا ہے۔ پرامن احتجاج اور ورکرز کنونشن منعقد کرنے کے جرم کی پاداش میں تمام غیر آئینی طور پر گرفتار کارکنوں کو فی الفور رہا کیا جائے اور تحریک انصاف ریاستی فسائیت اور لاقانونیت کے نظام کے خلاف پرزور مزاحمت کرتی رہے گی اور اپنے آئینی حقوق کے مطالبے سے کسی طور دستبردار نہیں ہوگی۔ اور دوسری جانب شیخ رشید صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ 2 مہینے ہیں اور 2 مہینوں میں بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، لیکن انہوں نے کہا کہ رجیم چینج کے بعد جو کچھ ہوا اس کا کبھی انہوں نے پہلے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ نواز شریف شہباز شریف سے بہتر جو کم کرپٹ ہیں، لیکن شہباز شریف انہوں نے کہا کہ ڈمی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور یہ سوائے دستخط کرنے کے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اس نے کہا کہ جی اس میں شک نہیں کہ طاہر القادری لندن آئے اور بانی عمران خان صاحب سے ملے تھے، مجھے لندن پلان کا پتہ تھا اور پھر جب عمران خان حکومت جا رہی تھی اس کا بھی مجھے پتہ تھا، MQM والے بھائی ہیں انہوں نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب کچھ جنرل باجوہ نے کیا اور وہی اس کے ماسٹر پلیئر تھے اور وہی ماسٹر مائنڈ تھے اس کے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ سالک اور محسن نقوی کو میں نے ایک گھر سے جا رہا تھا تو وہاں سے نکل دے دیکھا تو مجھے کچھ پتہ چل گیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ گلے شکوے بھی کیے ہیں کہ میری صحت اب انہوں نے کہا خراب ہو گئی ہے، ورنہ چلہ لمبا ہو جاتا، چاہتا تو اسی گاڑی سے واپس آ جاتا جس میں گیا تھا، لیکن میں نے کوئی تحریری نہ ویڈیو بنوائی اور تحریر میں بشرا بی بی سے متعلق اون چودھری کی باتیں غیر اخلاقی تھیں۔ انسان کو سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ایسی بات کیسے کرتا جو دیکھی ہی نہیں۔ میں کھڑا رہا اور 40 دن کیا اگر 40 سال بھی کھڑا رہنا پڑتا تو میں کھڑا رہتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ میرے خلاف جتنی بھی شہادتیں ہیں وہ PTI کی ہیں۔ میرا ضمیر مطمئن، دل کو سکون ہے کہ کھڑا رہا اور لوگ مجھے عزت دے رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کہا جی 9 مئی میں کوئی کلفی والا ریڈی والا پکڑ کر پولیس نے گنتی پوری کی، اصل لوگ تو باہر ہیں، زلفی بخاری سمیت کئی لوگ ہیں جو پہلے ہی ملک سے چلے گئے تھے۔ یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال۔ تو بہرحال اندر کچھ کھچڑیاں پک رہی ہیں اور یہ کھچڑیاں کیسے منظر عام پہ آئیں گی۔ ایک اور بات بھی بتا دوں کہ چلیں وہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، اگلی دفعہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔